तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने किसी भी कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था, और साथ ही में बहुत सारे एलिमेंट्स निकालना सीखा था वगैरह वगैरह। लास्ट में मैंने कोन का जो होता है वो सीधा स्ट्रेट कर दिया था, क्योंकि मैं क्या हो गया था, परेशान हो गया था। परेशान मतलब निकाल निकाल के बहुत देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक हाथ में फ़ोन पकड़ के। इसलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो तो मैं कभी उसे भी डिराइव कर दूंगा, चाहिए होगा तो। लेकिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कोई डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं। बट हाँ, जेई एडवांस्ड में जो हम उसके लिए जो हमारा माइंड थिंकिंग होता है उसके लिए वो एक बढ़िया डेरिवेशन था, तो मैं सोचूंगा कभी कर दूंगा। और आज जो है, आज मैं सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स के लिए सीधा सीधा एक फार्मूला बताऊंगा, सीधा सीधा फार्मूला बताऊंगा, और इससे हमारा हर एक काम हो जाएगा, हर एक काम हो जाएगा। बहुत सारे मतलब टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटर सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं। बट उनसे बढ़िया मैं सीधा क्या करूँगा, एक फार्मूला दे दूँगा, वो फार्मूला याद रखना, और उससे किसी के लिए भी कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे दो उसके लिए आप इजीली उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। इजीली जो भी अभी आपको इस लेवल पे दिए जाएंगे उसके आप इजीली निकाल सकते हो। तो याद रखना, मैं जो दे रहा हूँ पहले मैं स्टेट करता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। वैसे तो समझ जाएगा, अभी तक जितनी थ्योरी कवर कर चुके हैं उसमें उतनी तो बुद्धि आई गई होगी आपके अंदर, फिर भी मैं समझा दूंगा समझाने के लिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू A1 इंटू R1 माइनस A2 इंटू R2 अपॉन A1 माइनस A2। और इसे एक्स कोऑर्डिनेट के इसमें और वाई के इसमें भी तोड़ सकते हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 ऐसे करके। अब ये क्या है वो जानो। जैसे अगर एक सर्कल का एग्जांपल ले, तो ये मान लो एक सर्कल था इनिशियली, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, ये तो हम जानते हैं। तो ये कोई सी है, सी पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था। इसमें से हमने क्या किया, इतना पार्ट जो है काट दिया। ये बहुत एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है, हर जगह लिया जाता है। तो इसमें से हमने क्या किया, इतना सा पार्ट काट दिया। इसका जो इनिशियल रेडियस था वो था r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, और ये इसका सेंटर है ज्योमेट्रिकल सेंटर, और यहाँ से इसके डिस्टेंस r/2 है। तो इसका रेडियस का है r/2, और ये जो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सर्कल जो हमने हटा दिया, इसका रेडियस है r/2। ये हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये जो पूरा था, पूरा डिस्क था, इसमें से हमने इसे हटा दिया। अब ये A1 क्या होगा, A1 जो होगा वो ये इनिशियल एरिया जो होगा, इनिशियल एरिया से मेरा मतलब क्या है, पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, ये जो इनिशियल था हमारे पास उसका, इंटू R1। R1 क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, ये हमेशा याद रखना, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, यहीं पे है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ढूंढे तो ये तो ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो रख लो, माइनस A2। A2 का क्या होगा, A2 में जो सब्ट्रैक्ट किया है पोर्शन उसका एरिया, उसका एरिया क्या होगा, मान लो कि इसका कुछ एरिया है, तो उसका एरिया क्या होगा, जो हटा दिया तो एक छोटी सी डिस्क बचेगी ऐसे करके, तो उसका एरिया जितना होगा वो कर लो। मैं से मिटा रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, पाई r/2 स्क्वायर, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर विल बी r/4 इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है, r/2 है, इंटू r/2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 वॉज पाई r स्क्वायर माइनस पाई r/4। तो अब इसे कैलकुलेट कर लो। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन भी निपटा दिया जो हर जगह ज़्यादातर दिया रहता है। तो इसे अगर करोगे तो माइनस पाई r स्क्वायर बाई 8, और ये करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4। तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर इज
3 पाई आर स्क्वायर, तो इधर 3 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे 4 ही रह जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या किया, इसे ऊपर ला दिया, मैंने सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया, इतना तो समझ जाते रहोगे आप। तो अब क्या करो, आर स्क्वायर हट जाएगा। यार मैंने रिकॉर्ड ही ये गलती से पॉज का बटन दबा दिया था। तो हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आर स्क्वायर लेना मैं भूल गया था। तो ये जो आ जाएगा पाई आर क्यूब बाई 8, और फिर ये ऊपर लाएंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एक मतलब आर बच जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे लास्ट में जो है हमारा माइनस आर बाई 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, ये माइनस यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस यहाँ पे बस इतनी सी बात सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो है नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा होगा। अब ये हमने क्योंकि माना है तो ये साइड इसकी पॉजिटिव होगी और ये साइड नेगेटिव होगी, तो ये बस इतना सा सिग्निफाई कर रहा है कि लेफ्ट में आता होगा। तो लेफ्ट में आएगा कहाँ पे, यहाँ पे r/6 पे, तो मैग्नीट्यूड तो r/6 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे इल्यूस्ट्रेट कर दिया यहाँ पे इसे। और किसी को हो सकता है डाउट हो कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट हो जिनकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट्स, तो 3D ऑब्जेक्ट्स की तो डेंसिटी होती है, तो उनका कैसे करोगे। तो 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या करोगे, ये जो एरिया है, एरिया को आप डेंसिटी से बदल दो और इजीली आपका वहाँ पे भी काम हो जाएगा। सेम टू सेम तरीके से आप वहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो अब तो मैं सवाल लेने ही वाला हूँ, तो सवाल के साथ साथ हम बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है थ्योरी में, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल ही सवाल करेंगे। तो यहाँ पे सवाल स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस तो कर लिया है कैविटी का भी, कैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट में कैविटी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कैसे निकालते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमने अभी तक जो भी कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स वगैरह का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था। उस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये 3 लेमिनार ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लेमिनार ऑब्जेक्ट्स। लेमिनार ऑब्जेक्ट से आप क्या मतलब निकालते हो, लेमिनार मतलब इनका जो है शेप साइज कंटिन्यूस रहता है। मतलब समझो इसका डायमीटर L है तो इसका भी L होगा, इसका जो ये लेंथ होगा वो L होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट L होगा। मतलब ऐसे सारे कंटिन्यूस में चलते हैं, एक फ्लो में चलते हैं। तो हमें बोला है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 बॉडीज दैट इज स्क्वायर, सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें ना इनका मास दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो हम देखिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास जो होता है वो उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे अगर ये है, ये स्क्वायर है, इसका जो भी मास होगा वो इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो सर्कल है इसका मास भी इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो ट्रायंगल है इसका मास भी इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या करते हैं, इनका कुछ नेम रख देते हैं, इसका 1 रख दो, इसका 2 रख दो, इसका 3 रख दो। तो अगर हम m1 कहें तो m1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। एरिया क्या है, L दिया है, इसका साइड लेंथ, ये स्क्वायर है तो सारा साइड लेंथ इक्वल होगा, इसलिए इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो L स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, m1 इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट रख दो, नहीं भी रखोगे तो एट द एंड कैंसिल ही हो जाएगा, फिर भी हम रखते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो इसका कैसे होगा, अब ये सर्कल का, इसका m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई L/2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पता है एरिया होता है, इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर L है तो रेडियस होगा L/2, तो पाई L²/4, L/2 का होल स्क्वायर L²/4 होगा। तो m2 को क्या लिख सकते हो, k पाई L²/4। k इज़ अ कांस्टेंट जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि हम इक्वलिटी लगा सके। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता ही होगा, √3/4 L² होता है। तो यहाँ पे ये देखो, इसका साइड लेंथ L था और ये भी L है, तो ये L होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका LL होगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, m3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3 L²
बाई 4। तो यहाँ पे हम m3 को क्या कह सकते हैं, k√3l² 4। अब मासेस तो हमें मिल गए, मासेस हम ये रख के पुट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और फिर इनको हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की तरह ये करेंगे, मानेंगे। तो इनको डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की तरह मान के हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कभी दिया ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सेंटर ऑफ मास, जैसे इसमें नहीं दिया है, तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल लेना। और ऑप्शन दिए तो ऑप्शन देख के समझ जाए होगे आप तो, लेकिन यहाँ पे ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले तो 1 का देखो, 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इसका ये, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है मानो, तो ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता होगा। और ज्योमेट्रिकल सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से L है हर एक लेंथ, तो x कोऑर्डिनेट भी L/2 ही होगा और y कोऑर्डिनेट भी L/2 ही होगा। तो L/2, L/2 यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और वैसे ही ये जो हमारा सर्कल है इसका कैसे होगा वो देखो, सर्कल को 2 बोला है हमने, तो इसका इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो ये डिस्टेंस पूरी L, दिस डिस्टेंस इज L, और फिर ये इसका रेडियस, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे L प्लस L/2, दैट इज 3L/2 विल बी इट्स x कोऑर्डिनेट, राइट है ना, हाँ राइट है। और y कोऑर्डिनेट तो वही होगा, इतना ही है, यहीं पे लाई कर रहा है वो, कितना L/2 ही है, तो रख दो। तो ये मिल गया इसका। अब थर्ड हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो इसका L/2 ही है, तो x कोऑर्डिनेट इज L/2 एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज ये देखो। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड लेंथ कितना L है, तो यहाँ पे हाइट हम जानते हैं कितना होगा, L/2√3 होगा। इतना तो ज्योमेट्री आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख क्या हो यार, 11th में आ गए। तो ये लिख सकते हो L + L/2√3 या 2√3 + 1 × L/2√3, या सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसे लिख देंगे। तो पहले तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, पहले तो m1 का मास इज kl² इंटू उसका x कोऑर्डिनेट इज L/2 प्लस m2 का मास k πl² इंटू its x coordinate that is 3L/2 plus √3L² into its x coordinate, that is x coordinate क्या है इसका L/2 अपॉन इन सब का मास का समेशन। तो मास का समेशन क्या होगा, kl² प्लस k πl² प्लस k√3L² 4। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो kl³/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो, रुको आराम से करो, kl³/2 के कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ से देख रहे हो ना के कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं पहले भी बोल रहा था कि कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो ना करो तो वो लास्ट में कैंसिल ही होने वाला है। तो के की ये के का जनरट ही हटा दिया, तो L² × L इज L³/2 प्लस हियर 3L³/8 प्लस L² × L इज L³ 4 × 2 इज 8, तो इधर भी L³/8 अपॉन L² प्लस L², ये देखो इधर क्या है, ये π3L³ है सॉरी, और नीचे देखो L² प्लस πl²/4 प्लस √3L²/4, L² प्लस L² πl²/4 प्लस √3L²/4। तो इसे अगर सिंप्लीफाई किया
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4l³ प्लस l³ इज़ 5l³ 5l³ प्लस पाई 3l³ अपॉन 8 अपॉन 4l² प्लस पाई l² प्लस √3l² अपॉन 4। तो इसे करो सिंप्लीफाई, l³ बाहर निकल जाएगा, l³ बाहर आएगा तो अंदर बच जाएगा 5 + 3 पाई अपॉन 8 अपॉन, यहाँ से हम l² बाहर निकाल सकते हैं तो 4 + पाई प्लस √3 बच जाएगा। तो l² बाहर निकाला तो 4 + पाई प्लस √3 अपॉन 4। इसे ऊपर भेजेंगे तो देखो क्या क्या, l² से एक l बच जाएगा यहाँ पे, इससे किया जाएगा, हाँ सही है। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जा रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखो ये √3l³ होता तो हमने यहाँ पे √3 लेना ही भूल गए थे हम, तो ये नहीं आएगा, ये 4l³ प्लस 3 पाई l³ प्लस √3l³ हो जाएगा, तो l³ बाहर आएगा तो 4 + 3 पाई प्लस √3 हो जाएगा, तो 4 + 3 पाई, ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे आपने खुद कैलकुलेट किया होगा तो आपका सही आया होगा, 4 पाई प्लस 3 पाई प्लस √3 इंटू l³ आएगा, ये है ना। ये 5 + 3 पाई नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट करोगे तो खुद का आपका सही आया होगा, हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 पाई प्लस 3 पाई प्लस √3, और यहाँ पे एक l कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे एक l बच जाएगा, फिर अपॉन ये 2 इंटू 4 + पाई प्लस √3 होगा, 2 इंटू 4 + पाई प्लस √3, तो यही शायद फाइनल आंसर होगा। तो देखो अगर कोई फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, फाइनल आंसर नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट का फाइनल आंसर यही होगा, देख लेना कोई मिस्टेक होगी तो मुझे नीचे बता देना। वैसे तो सही लग रहा है, वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो वाई कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली निकल जाएगा, मैं पूरा निकाल के दिखाई देता हूँ और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। के नहीं लेते हैं, सीधा क्या लिखेंगे, l² इंटू l/2 प्लस पाई l²/4 पाई l²/4 इंटू l/2 प्लस √3l²/4 √3l²/4 इंटू l प्लस l/2 √3। तो ये आपने नोट किया होगा, मैं सीधा बाजू वाले पेज से देख देख के लिख दे रहा हूँ। फिर नीचे जो मासेस है उनका तो लास्ट में समेशन सेम ही आएगा, क्या आ जाएगा, l² कॉमन ले लेंगे, 4 + पाई प्लस √3 बचेगा और अपॉन 4 रह जाएगा, तो यही है। अब देखो l³/2 प्लस पाई l³/8 प्लस ये इसमें क्या होगा, देखो √3l³/4 प्लस √3l³ बाई 4 इंटू 2 √3, तो √3 यहाँ से कट जाएगा, नीचे ये l³/8 ही बच जाएगा, तो इसे हटा के प्लस l³/8 लिख दो। तो अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले लिख लेता हूँ अच्छे से ही, तो कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। 4l³ प्लस पाई l³ प्लस 2√3l³ प्लस l³ अपॉन 8
इंटू 4/L² 4 + पाई + √3 L³ ले लो कॉमन, L³ कॉमन लिया तो ये 5 + पाई + 2√3 अपॉन 8 इंटू 4/L² इंटू 4 + पाई + √3। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5 + पाई + 2√3 इंटू L अपॉन 2 इंटू 4 + पाई + √3। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा फाइनल, तो इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो। 4 पाई + 3 पाई, 4 पाई नहीं 4 + 3 पाई, यहाँ पे भी मैंने गलती से 4 पाई लिख दिया है, 4 + 3 पाई होगा। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 + पाई + 2√3 इंटू L अपॉन 4 + पाई + √3 इंटू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पूरे क्वेश्चन का। तो ये बहुत मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था ये क्वेश्चन में, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था और मैं एक हाथ में ये पकड़ के चलता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसके लिए गलतियाँ हो गई थी कहीं कहीं। यहाँ पे मेन गलती हो गई थी, यहाँ पे 4 पाई नहीं होगा, हम यहाँ पे √3 लेना भूल गए थे। ये 4L³ यहाँ पे LCM लेके आएगा ना, ये 8 हो जाएगा तो ये 4L³ हो जाएगा। तो ऐसे L³ बाहर निकला तो 4 + पाई + √3 अंदर बच गया, तो उससे ये फाइनल रिजल्ट आया है। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही गई थी। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिया था हमने, ये क्वेश्चन से आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे, लेकिन कुछ और इलस्ट्रेशंस लूँगा जिससे और बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। तो आप एक चीज़ तो समझ ही गए रहेंगे, इससे मेन क्या आपको ये करना था, सोचना था कि कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मास ना दिया हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के जो भी वो जिस चीज़ से वो मतलब बना हुआ है, जैसे अगर वो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई स्फीयर है तो उसका मास उसके डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वहीं पे अगर कोई ऐसे एरिया वाला ऑब्जेक्ट है जैसे सर्कल, ट्रायंगल वगैरह, जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका जो मास होता है उनके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम उनके एरिया को कंसिडर करके भी कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही से निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। तो इस क्वेश्चन से ये आपको कॉम्प्रिहेंड करना था। होप करता हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये बढ़िया सवाल है, खुद भी ट्राई करना। मतलब ये मैंने जो भी सवाल अभी मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ ना, वो पीजी बुक से करवा रहा हूँ। पीजी मतलब फिज़िक्स गैलेक्सी की जो बुक है उससे मैं सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सवाल ले रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वहीं से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने प्रिपरेशन में वही फॉलो करता हूँ। तो उससे ही ले रहा हूँ। तो मैंने जो सॉल्व किए थे, मैं जो अपना अप्रोच लगाता था वही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सवाल हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे ब्रोकन रिंग दिया है, ठीक है। ये एक टूटा हुआ रिंग है, रिंग का कोई हिस्सा है, मान लो ये बड़ा सा रिंग था, इसका ये कोई टूटा हुआ हिस्सा है। तो हमें बोला है कि ये जो हिस्सा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो विद रिस्पेक्ट टू, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द यूनिफॉर्म ब्रोकन रिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। और इसका लेंथ जो है वो इसका जो ब्रेड्थ है ना, ये नेग्लिजिबल है। मान लो कि ये जो इतना सा ये है, ये नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल ब्रेड्थ का है। तो इसमें क्या अप्रोच लगाओगे? तो मैं पहले ही बोलता हूँ, इजीली आप इसे हैंडल कर सकते हो, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का लॉजिक लगाना है। जैसे मैंने एलिमेंट चूज़ करने बोला था रिंग में, तो उसी तरीके से इसमें भी एलिमेंट चूज़ करो, लेकिन बस आपको लिमिट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप इसका कन्वर्जन करोगे, मतलब
कोई अगर एलिमेंट लोगे उसका मास वास लिखोगे तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन खुद पहले अच्छे से ट्राई करो। एक बार में ना हो तो 2-3 बार ट्राई करो, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखो मैं रीड्रॉ करता हूँ इसे, थोड़ा ये गलत सा बन गया लेकिन चलता है, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ऐसा सा कुछ है, ये ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक है। हो सकता है मेरा डायग्राम सिमेट्रिक ना लग रहा हो, बट ओ पॉइंट के अराउंड जो है ये सिमेट्रिक है। तो ये एंगल हमारा फाई है। हमें बोला है कि ओ के रिस्पेक्ट में आप क्या निकालो, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम इसका कोई एकदम छोटा सा हिस्सा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक उसे इंटीग्रेट कर देंगे ताकि उसमें सारे हिस्से आ जाए, और फिर उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो हमने फॉर्मूला निकाला था, इंटीग्रेशन डी एम आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो उससे हमारा इजीली ये हैंडल हो जाएगा। तो देखो क्या करो, यहाँ से निकालना है, तो इसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वाई एक्सिस। तो ये नेगेटिव में चला गया, ये पॉजिटिव में चला गया, तो उस हिसाब से ही हमें कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या करो, किसी ऐसे पे जाओ, किसी पॉइंट पे जाओ, ये मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। फिर यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर जाओ, कितना ऊपर जाओगे, डी थीटा लेंथ, डी थीटा, बस इतना सा एक आर्क काटो, डी थीटा, मतलब ये बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल इसका जो है लेंथ है, लेकिन इतना सा आर्क यहाँ पे काट लो। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे। तो इसका मास निकालने के लिए हम इजीली कर सकते हैं, मास हमें दिया नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि मास एट लास्ट कैंसिल ही हो जाता है। हमने जब कंटिन्यूस बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था तभी भी देखा था कि मास कैंसिल हो जाता है। अब कैसे होता है वो भी देख लो अगर नहीं समझा है तो। ये देखो, ये जो था पहले इनिशियली जो ये पूरा ब्रोकन रिंग था, इसका सरकमफ्रेंस इसके लिए डिफाइन होगा। अगर ये एक डिस्क होता तो उसके लिए तो इसका एरिया डिफाइंड होता, स्फीयर होता तो इसके लिए इसका डेंसिटी डिफाइंड होता, बट क्योंकि ये रिंग है तो इसके लिए इसका सरकमफ्रेंस डिफाइंड होगा। सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा, ये आर दिया है, ठीक है, रेडियस आर दिया है, मैंने गलती से मैं स्पेसिफाई नहीं करा लेकिन आर दिया है रेडियस, आप खुद भी कुछ रेडियस मान के कर सकते थे। तो आर रेडियस दिया है हमें, तो आर रेडियस दिया है, तो ये आर्क लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ जो होगा वही इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो आर्क लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा, तो थीटा यहाँ पे फाई है, ये फाई, ये सेंटर है ना एक तरीके से इसका, तो इस पे ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, फाई। तो हमारा जब आर फाई था तो इसका मास मान लो कुछ स्मॉल एम था, यूनिट लेंथ पे इसका हो जाएगा एम बाई आर फाई, यूनिट सरकमफ्रेंस पे। तो अब इस पार्ट का सरकमफ्रेंस लिख लो, इसका कितना होगा, रेडियस इनटू एंगल, एंगल क्या है डी थीटा, तो आर डी थीटा, आर डी थीटा, एम आर एम बाई आर अपॉन, सॉरी मैं भाई क्या बोल रहा हूँ, एम अपॉन आर इंटू फाई इंटू आर डी थीटा, है ना, आर गेट्स कैंसल्ड एंड डी एम कम्स आउट टू बी एम बाई फाई इंटू डी थीटा। तो डीएम मिल गया, डीएम मिल गया, अब तो सिर्फ सिंपली इंटीग्रेट करना है। यही तक जो था मेन कैच था, और फिर लिमिट्स लेने में एक और मेन कैच होगा। लेकिन यहाँ तक अगर चीज़ें समझ गई हैं तो इंटीग्रेट तो यार कर ही लोगे। इंटीग्रेट अब कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है तो वो भी ध्यान रखना है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ढूंढना है तो उस बात का एकदम बढ़िया से ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक चीज़ तो पहले ही बाइसिमेट्री हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे ही नहीं। फिर भी अगर किसी को शौक है निकालना है वाई कोऑर्डिनेट तो निकाल के देख लेना, एट लास्ट ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, क्योंकि ये एक डेंथ मतलब कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या डिफाइन होता है, डी एम आर,
बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो लास्ट में एम ही आ जाएगा जो इसका फुल मास है, क्योंकि छोटे छोटे इंटीग्रेट करके मासेस को, तो लास्ट में तो एम ही आ जाएगा। तो 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर लिख सकते हो। तो देखो हम लिख ही लेते हैं वैसे ही, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज m/5 इंटू डी थीटा, और आर क्या है, ये x होगा क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रहे हैं। आर भी लिख दो, चलता है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे x क्या होगा, x ये हमने इतने से इसके लिए, ये तो क्योंकि नेग्लिजिबल है, तो जो थीटा के लिए होगा, मतलब ये जो होगा ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा एंड दिस विल बी इट्स x कोऑर्डिनेट। तो अगर ये थीटा है, ये हमारा r है, ये रेडियस है ना r, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा r cos थीटा, माय राइट। तो r cos थीटा, तो अब इंटीग्रेट, पहले कांस्टेंट्स बाहर निकाल लो। कांस्टेंट्स क्या क्या है, m और फाई कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकालो m/5 टू r। m कैंसिल हो गया जैसा मैंने कहा था, लास्ट में हमारे पास बचा r cos थीटा डी थीटा। अब देखो लिमिट्स कैसे लोगे, कन्वेंशन का ध्यान रख के। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक है इसके अबाउट, तो ये एंगल कितना होगा, हाफ एंगल, ये पूरा एंगल 5 है, तो ये होगा 5/2 एंड दिस विल बी ऑल्सो 5/2। ये 5/2 है, ये 5/2 है। इसे हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम -5/2 टू +5/2। तो ये तो समझ में आ गया होगा, -5/2 से 5, हाँ 5 नहीं, शायद मैं गलती से, हो सकता है कभी 5 बोल दूँ, होता है, ज़बान फिसल जाती है। 5/2, तो -5/2 से +5/2 तक हम जा रहे हैं। हम कहाँ से जा रहे हैं, -5/2 से +5/2 तक। तो अब देखो इजीली हो जाएगा, r/5, और फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो ये r बाहर निकलेगा। यहाँ पे मैंने r cos थीटा क्यों लिख दिया है, cos थीटा डी थीटा ही अंदर बच रहा है, r कांस्टेंट है तो बाहर निकाला ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा है ना, और लिमिट्स फ्रॉम -5/2 टू +5/2। तो अब इसे कैसे लिखोगे, r/5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के जगह पहले 5/2 रखो, साइन 5/2 माइनस साइन -5/2। तो अब माइनस बाहर निकाला तो प्लस साइन 5/2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस बाहर निकाला हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये r/5 टू 2 साइन 5/2। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास का आखिरी में कोऑर्डिनेट क्या आ जा रहा है, 2r साइन 5/2। ये जैसे बुक में दिया है मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, ऐसे आंसर था, और देखने में भी यही बढ़िया लग रहा है, अपॉन 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये एक बढ़िया सवाल था क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ हो रहा था। इंटीग्रेशन तो बहुत इजी था, कॉस थीटा का ये होता है, साइन थीटा होता है, बट यहाँ पे लिमिट्स कैसे लोगे, फिर एलिमेंट कैसे चूज़ करोगे, वो यहाँ से हमने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर किसी से ये सवाल नहीं भी हुआ होगा तो यहाँ से वो कुछ सीख के जाएगा। और अगर यहाँ पे ये सवाल देखा है तुमने और यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे किया, ये याद रखना कि इस तरीके से लिमिट्स चूज़ करते हैं, इस तरीके से एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो ये क्योंकि हमेशा काम आएगा, आगे जो तुम आरबीडी पढ़ोगे तो आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब में काम आता रहता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज वार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में बहुत काम आता है। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इतने बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर निकालना हमारा बहुत बड़ा कोई बात नहीं था,
है, मतलब बढ़िया आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन है, बट फिर भी हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस पता है, बेसिक से सब कुछ पता है, तो हम भले ही बहुत टाइम लगा ले क्वेश्चन में, बट हम धीरे धीरे कर लेंगे, और करते करते हम खुद का एक अप्रोच भी बिल्ड कर लेंगे, जिससे हम जल्दी क्वेश्चंस को हैंडल भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बुक का प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो वाला टफ था, ये और टफ है थोड़ा सा उससे भी, तो इसमें उसका भी सेंटर ऑफ मास का यूज़ आएगा। तो हम क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर किसी ने ना निकाला हो तो जैसे सेम तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकाल के सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म प्लेट। थिन यूनिफॉर्म प्लेट मतलब बहुत पतला है, उसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, ऑफ द शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। शेप क्या है इसका, सर्कुलर डिस्क जैसा है, मतलब ये पूरा एक डिस्क होगा, ठीक है, उसमें से इतना सा पार्ट काट लिया है, और बीच में जो सेंटर पे ये एंगल एनक्लोज कर रहा है वो 2 थीटा एनक्लोज कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा होगा वो हमें निकालना है। तो कोई बहुत टफ काम नहीं है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करना, फिर अगर फिर भी ना हो तब सॉल्यूशन देखना। और मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट ऐसा है कि जैसे किसी डिस्क का हमने जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाला था, हाफ डिस्क का, तो उसी सेम प्रोसीजर से आप इसका भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो आप एलिमेंट चूज़ करोगे, जो रिंग आप चूज़ करोगे, उसका सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ लेना है वो ये ध्यान रखना है। फिर आप लिमिट्स कैसे लोगे उसका ध्यान रखना है। मैंने हिंट दे दिया है, इतना हिंट मेरे हिसाब से आप कर सकते हो ट्राई, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, देख के समझ ही जाओगे। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। मैं सीधा डायग्राम में ही शुरू कर देता हूँ। तो ये मान लो कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कहीं वाई डिस्टेंस मान लो दूर चले गए, और वाई डिस्टेंस पे हमने वापस हल्का सा एक ऐसे कट लिया डी वाई लेंथ का, ठीक है, ये डी वाई लेंथ का, और यहाँ से हमने क्या किया, एक रिंग काट ली, एकदम छोटी सी रिंग हमने यहाँ पे कट कर ली, एकदम छोटी सी हमने क्या की, यहाँ पे रिंग कट की। तो यहाँ पे अब इस रिंग को ऐसे ही हम छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग्स लेते गए, यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 आर रेडियस तक अगर लेते गए तो ये पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यही हमारा प्लान है, इसी प्लान से हम ये क्वेश्चन हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करना है वो देखो। पहले तो हम इसका अगर मास निकालना चाहे तो पहले तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड ही लगाना है, हम जो हमेशा लगाते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हम क्या कह सकते हैं, इसका मास अगर मान लो m है, और इसका पहली बात एरिया क्या होगा, एरिया इसका पहले निकालो। एरिया किसी भी सेक्टर का हमें निकालना आता है। एरिया हम कैसे निकालते हैं, जो क्योंकि ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 थीटा डिग्री में दिया हुआ है। रेडियन में दिया होता तो डायरेक्टली हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा लिख देते, लेकिन क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू द एंगल अपॉन 360 यानी कि 2 पाई। तो होप करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला। तो कैसे निकाला, आपको एरिया सेक्टर का निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो जाओ 10वीं में बहुत अच्छे से सिखाया था, पढ़ के आओ वापस। मैं वही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर थीटा, जब इसका एरिया था, ये जो इतना सा पार्ट है डिस्क का ये पूरा, तो इसका जो रेडियस था आर स्क्वायर थीटा, तो उस पर इसका जो मास है मान लो कैपिटल एम है। फिर अगर यूनिट पे जाए तो यूनिट एरिया पे तो एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा था। तो अब ये जो है इतना सा, इसका क्या होगा, तो इसका सरकमफरेंस इनटू इसका जो थिकनेस है वो इसका एरिया होगा। तो क्या होगा, सरकमफरेंस इसका कैसे निकालोगे, इसका सरकमफरेंस होगा एंगल इनटू इट्स रेडियस। एंगल जो ये सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो क्या है 2 थीटा इनटू इट्स रेडियस, रेडियस है हमने y माना हुआ है, और इनटू इसका थिकनेस, थिकनेस क्या है dy। dy एक एलिमेंटल थिकनेस है लेकिन फिर भी यहाँ पे कंसिडरेबल है। m
बाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 2 थीटा इंटू वाई डी वाई। ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डी एम फाइनली क्या आ जाएगा, 2m/r² इंटू वाई डी वाई। तो अब इजीली हम कर सकते हैं, इजीली हम ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पे, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसके अलोंग लाई कर रहा होगा। वाई कोऑर्डिनेट पे अगर देखना है तो निकाल के देख लो, नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नहीं आएगा, मतलब ज़ीरो आ जाएगा, रॉन्ग बोल रहा हूँ मैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एक्स एक्सिस जो है ना, इस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बाय सिमेट्री हम ये सीधा बोल सकते हैं। तो बाय सिमेट्री हमने ये बोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज़ 2m/r² इंटू वाई डी वाई बाई होल मास। इंटीग्रेशन ऑफ पूरा डी एम करोगे तो यहाँ पे यही मिलेगा, होल पूरा m मिलेगा, क्योंकि इसका पूरा मास लोगे तो m ही मिलेगा ना इंटीग्रेट कर करके। तो वाई डी वाई, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं, इसके सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो कहाँ पे होगा वो मुझे बताओ। तो हमने पिछले ही जो एग्जांपल हमने किया था उसमें हमने निकाला था कि किसी भी ऐसे सर्कुलर, अगर यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, एक ऐसे रिंग टाइप का दिया होगा या आर्क दिया होगा, तो उसका हम कैसे निकालते थे, हमारा जो सेंटर ऑफ मास आता था वो आता था 2r sin phi/2 अपॉन फाई। तो ये एंगल है। तो यहाँ पे अगर पुट करो वैल्यूज़ तो इसके लिए क्या होगा, देखो 2 इंटू वाई, इसका रेडियस यहाँ से, इंटू साइन 5 के जगह पे आ जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा/2 थीटा ही रह जाएगा, अपॉन 5 क्या है 2 थीटा। तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, वाई साइन थीटा बाई थीटा। वाई साइन थीटा बाई थीटा इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दो वाई साइन थीटा बाई थीटा। तो होप कर रहा हूँ वो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सब कुछ। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस अच्छे से रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। जो पिछला एग्जाम्पल है उसमें ही हमने ये रिज़ल्ट निकाला था, और ये रिज़ल्ट है ना एक तरीके से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। क्यों ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसमें आप कौन सा भी अगर यहाँ पे एंगल की वैल्यू डालो तो आपका इजीली निकल जाता है। जैसे अगर हम किसी सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालते थे, डिस्क नहीं सॉरी रिंग का, तो उसका क्या आता था 2r/पाई आता था ना। तो यहाँ पे पाई रख के देखो, पाई अगर आप यहाँ पे रखोगे, ये 5 को पाई रखोगे तो 2r sin पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इज़ 1, और ये नीचे पाई तो 2r/पाई आ जाएगा। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा है। तो इससे ऐसा आप ये रिज़ल्ट है ना याद रखना, कभी भी ऐसे सर्कुलर आर्क्स के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। और अभी ये जो डिस्क के लिए निकालेंगे ना, इसका भी याद रखोगे तो किसी भी ऐसे डिस्क वाले ऑब्जेक्ट के लिए आप आराम से निकाल सकते हो उसका जो भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट के अबाउट। तो ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे वो तो आइडिया लग ही गया होगा। ये ऐसे ऐसे आर तक ऐसे ही छोटे हम रिंग लेते जाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए 0 to r, इसे हमने 0 माना ना, ऑरिजिन है, सो ऑरिजिन से r तक इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to r। तो अब क्या करो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, y यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, साइन थीटा थीटा वगैरह कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो। 2m साइन थीटा r² थीटा इंटू y² dy है ना, ये y इंटू y² dy अपॉन कैपिटल m गेट्स कैंसल्ड, और यहाँ पे ये 0 से r तक हो रहा है। तो अब इसे करोगे तो ये y³/3 आएगा, तो r पुट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे तो r³/3 हो जाएगा, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 sin थीटा बाई r² थीटा इंटू, हमको पता है ये क्या होगा, r³/3। ऐसे आदत हो जाती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इंटीग्रेट,
मन में ही हो जाता है। ये तो बहुत इजी हो गया ना, ये कोई भी कर लेगा। तो आर स्क्वायर से ये चला जाएगा तो एक आर बच जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2 r sin थीटा बाई 3, 0। तो ये क्वेश्चन तो यार समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से मैंने कराया है, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। और ये दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना, इससे आपका कोई भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, इजीली आप हैंडल कर सकते हो, बहुत इजीली आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। अब मैंने अभी अभी क्या बोला था, ये एक बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। और ये एक बढ़िया रिज़ल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगर बोलूँ 2r sin थीटा बाई 3 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा था है ना एंगल, उसका आपको ध्यान रखना है। ये 2 थीटा था, तो 2 थीटा जब हमारा बढ़ते बढ़ते ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पाई हो जाएगा, पाई रेडियंस हो जाएगा। तो ये पाई रेडियंस जब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाएगा। और सेमी सर्कुलर डिस्क का हमने याद कर रखा है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 4r/3 होता है। तो पुट करो 2 थीटा अगर पाई है तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2। तो यहाँ पे π/2 रख के देखो, 2r sin π/2 इज़ 1/3 इंटू π/2, थीटा π/2 है, 3 इंटू π/2, 3π/2, तो 2 ऊपर गया तो हमारा 4r/3π। तो यही मैं कह रहा था कि ये बहुत ही एक मैजिकल रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और अगर ऐसे हो सकता है कि ये 2 थीटा वगैरह आपको याद ना रहे, तो इससे भी बढ़िया एक जनरलाइज्ड रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो क्या कर लो, 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन 3 इंटू थीटा बाई 2। अब इसमें जैसे ही थीटा थीटा आप रखोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे तो ये लाइक अ जनरल रिजल्ट याद कर लो, ताकि किसी का भी अगर आपको बोल दे कि किसी भी सेक्टर का अगर आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो होप करता हूँ ये 2 क्वेश्चन तो आराम से समझ में आए होंगे। अब क्या करते हैं, इस पे तो हमारे क्वेश्चंस निपट गए, कैविटी पे 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। और कुछ अगर मुझे दिखाना रहेगा तो मैं दिखा दूंगा वो अगले लेक्चर में भी, और मैं क्वेश्चंस ले लूँगा, और बाजू में हम थोड़े अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस भी लेते रहेंगे। सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालने के सवालों से पहले हम ये कर लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ट्राई करना, बहुत भी टफ नहीं है। बस मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल देता हूँ कि वॉल्यूम जो होता है एक पैराबोलाइड का, वो होता है πr²h/2, मतलब जो अपना सिलेंडर होता है ना उसके वॉल्यूम का आधा होता है। तो पैराबोलाइड का वॉल्यूम मैंने बोल दिया, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आप कर सकते हो सॉल्व। तो ठीक है, हमें बोला है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पैराबोलाइड फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग पैराबोला x इज इक्वल टू ky² अबाउट x एक्सिस। इसका जो फंक्शन दिया हुआ है ये पैराबोला का, पैराबोला को रोटेट किया हमने x एक्सिस के अबाउट, और ऐसे करके एक ये क्या था, ऐसे खोला हुआ था, इसको x एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया तो एक पैराबोलाइड बन गया, और अंदर से ये भरा हुआ है, मतलब हॉलो नहीं है, ठीक है। तो एक पैराबोलाइड बना है फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग पैराबोला x इज इक्वल टू ky² अबाउट x एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमने अभी तक तो बहुत ऐसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का निकालना सीख लिया है, और हमने एग्जांपल्स जो किए उस पर ही बेस्ड थे मोस्टली। हाँ, थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, बट फिर भी ये थोड़ा और भी बढ़िया सवाल है। तो अब ये कैसे निपटाओगे वो देखो। इसमें क्या करोगे आप, जैसे किसी एक हेमिस्फीयर के लिए लेते थे ना, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, वैसे ही इसमें x पे जाके एक dx कट मारोगे, और वहाँ पे एक डिस्क ले लोगे, यूनिफॉर्म डिस्क मान लोगे। मतलब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सवाल करना, आप भी कर लो। मान लो कि x1 पे चले गए, x1 से फिर थोड़ा सा आगे गए dx1 पे, ठीक है, dx1 पे गए, और यहाँ से हमने क्या किया, एक डिस्क काट लिया। डिस्क मतलब समझ गए ना, पूरा डिस्क काट लिया है, बस ये पोर्शन नहीं काटा है, ये पीछे का भी काट लिया है। तो ऐसे हमने पूरा एक डिस्क काट लिया, यहाँ पे हमने एक डिस्क काट लिया। तो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ।
यहाँ पे हमने कुछ ऐसा सा डिस्क काटा है ना? हाँ सही है। ऐसा सा हमने क्या काटा है, डिस्क काटा है जिसका जो ब्रेड्थ है वो dx है, मतलब ये जो ब्रेड्थ है ये dx है, और ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से x1 दूरी पे है, ठीक है। अब पैराबोला की जो इक्वेशन है उससे हम इसका y कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो रेडियस होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर दिया है तो x की जगह x1 रख दो, x1 इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट x1 बाई के। तो इसका जो रेडियस है ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x1 बाई के। इतना तो आपको मैथ्स आता ही होगा। तो रूट ऑफ x1 बाई के आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, एलिमेंटल डिस्क है तो इसका हम डीएम मास निकालेंगे। मास कैसे निकालेंगे वो देखो। अब वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड मैंने अभी अभी क्या बोला, पाई आर स्क्वायर बाई एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई एच। तो आर स्क्वायर क्या होता है, इसका रेडियस, मतलब ये जो रेडियस होगा ना, ये इसका मेन रेडियस है ना, ये जो पैराबोलॉइड है हमारे पास बड़ा वाला, उसका यही मेन रेडियस है। और x यहाँ पे h है तो y क्या होगा, y होगा रूट ऑफ h बाई के। तो यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैंने अभी अभी बोला पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 2 होता है। तो पाई इंटू इसका स्क्वायर, यही रेडियस है ना इसका, तो इसका स्क्वायर h बाई के ही हो जाएगा, h बाई के इंटू एच बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास पाई एच स्क्वायर बाई 2k हो गया, ठीक है। पाई एच स्क्वायर बाई 2k पे मान लो कि इसका मास कुछ कैपिटल m था, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, 2mk बाई पाई एच स्क्वायर। तो अब जो हमने यहाँ पे एलिमेंटल डिस्क ली है, इस एलिमेंटल डिस्क का अगर वॉल्यूम लिखे तो इसका जो भी एरिया होगा इंटू इसका जो विड्थ है, जो इसका थिकनेस है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू x1 के, पाई इंटू इसका स्क्वायर x1 रूट x1 बाई के का स्क्वायर, x1 बाई के इंटू dx। ये क्या आ जाएगा, 2mk पाई एच स्क्वायर पाई x1 बाई के dx। के जाएगा, पाई जाएगा, और हमारे पास एट लास्ट dm के बचेगा 2m x1 बाई एच स्क्वायर dx, 2m x1 बाई एच स्क्वायर dx। अब क्या कर दो, अब इजीली ऐसे ऐसे हम, अब तो आप समझ ही गए रहेंगे, बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे एलिमेंटल डिस्क लेते गए, कहाँ तक लेते गए एलिमेंटल डिस्क, यहाँ से हम लेते लेते यहाँ तक आए, मतलब इधर से शुरू किया फिर बढ़ते 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 कहाँ तक आए, हम रेडियस तक आए। रेडियस नहीं, इसकी जो हाइट है पैराबोलॉइड की, दैट इज़ h। तो अब कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और ये तो हम बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा, तो y एक्सिस का निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को निकालना है तो निकाल लेना, 0 ही आएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2mx1 बाई एच स्क्वायर dx इंटू ये जो डिस्क है इसका दूरी कितना है यहाँ से हमारे ऑब्जर्वेशन से, x1 है, dx1 तो नेग्लिजिबल है, जानते ही है, अपॉन m 1 बाई एम। ये इंटीग्रेशन dm होता है बट m ही आ जाएगा, इसलिए बाहर निकाल लिए। तो mm देखो बाहर निकालेंगे तो कैंसिल ही होने वाला है। तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा, देखो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, 2 बाई एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा x1 इंटू x1 दैट इज़ x1 का स्क्वायर इंटू dx। और ये हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स का ध्यान रखना, 0 टू h, ये इतने हाइट तक हमें लेना है, तो 0 टू h, तो 0 टू h इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा x1, इसका इंटीग्रेशन होगा x1 क्यूब बाई 3, तो क्या होगा h क्यूब बाई 3, तो ये हमारे पास होगा 2 बाई एच स्क्वायर इंटू
एच क्यूब बाई 3, तो एच स्क्वायर से एच क्यूब जाएगा, एक एच बच जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पैराबोलॉइड इज इक्वल टू 2/3h, 0। तो ये देखा कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। हो सकता है देखने में ये क्वेश्चन किसी को टफ़ लगा हो, बट था नहीं, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी ही था। बस इसमें जो कैच था वो था यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करना है, रेडियस कैसे लेना है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड पता होना चाहिए। तो वो तो हमने सीख रखा है ऑलरेडी बचपन में ही, तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड हमें ऑलरेडी पता था, हमने यहाँ पे कर दिया। और अगर नहीं भी पता रहता तो गूगल से देख लेते, उससे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, उससे ये नहीं होगा कि हमने क्वेश्चन कॉपी किया है कहीं से, बस हमने ये पता किया है कि हाँ वॉल्यूम क्या होता है पैराबोलॉइड का। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, कैविटी पे क्वेश्चंस लेते हैं। कैविटी पे 2-3 क्वेश्चंस लेंगे और फिर इस लेक्चर को कंक्लूड करूँगा। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने। तो यहाँ पे ये लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे एक कैविटी है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक बड़ा सा डिस्क था, सेमी सर्कुलर डिस्क, बट यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे इसमें एक कैविटी आ गई। कैविटी ऐसे करके आई है, वो भी सेमी सर्कुलर ही है, और उस जो कैविटी है उस कैविटी का रेडियस r1 दिया है, और इनिशियल रेडियस जो था पूरे हाफ डिस्क का वो था r2। तो यहाँ पे बुक में भी ये है, बट बुक में जो दिया है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है वो 2 तरीके से दिया है, बट वो सॉल्यूशन बहुत मतलब अच्छे हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ वो थोड़े कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। मैंने जो फार्मूला दिया था उससे ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, मैंने क्या बोला था, a1 इंटू x1, मतलब सेंटर ऑफ मास का x या y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y होगा, तो a1 y1 इंटू a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2, या अगर किसी के लिए उसकी डेंसिटी डिफाइंड है तो डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही करो। अब इसका एरिया हमने क्या देखा था कि जो इनिशियल होता है, इनिशियल में a1 लेते हैं, मतलब जब कैविटी नहीं थी तब जो एरिया होता है तब वो लिया जाता है, और जब कैविटी आ गई तब जो कैविटी बनी है, जो डिस्क हमने यहाँ से निकाला है सेमी सर्कुलर कैविटी वाला, अब देखो ये यहाँ पे कैविटी बन गई है ऐसे करके। तो पहले तो यहाँ पे एक डिस्क था ना, तो वो डिस्क जो निकाला है उसका एरिया a2 है, और उसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो y2 है, और वहीं पे ये जो a1 है ये पूरे इस सेमी सर्कुलर डिस्क का है, मतलब जो इनिशियली ये पूरा था ना कैविटी जब नहीं थी इसमें, और y1 क्या है उसका सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। a1 क्या होगा, एरिया इसका सेमी सर्कुलर डिस्क का πr² होगा, πr²/2, तो पाई इंटू r2² r2²/2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 4 r2/3 पाई है ना, माइनस पाई ये जो कैविटी है अब उसका पाई r1²/2 इंटू 4 r1/3 पाई अपॉन पाई r2²/2 माइनस पाई r1²/2। अब इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ से पाई जा रहा है, ये 2 2 4 आ जा रहा है, ये भी 2 2 4 आ जा रहा है, तो ये क्या आ जा रहा है 2r2³/3, तो 2r2³/3 माइनस 2r1³/3 इंटू यहाँ पे लोगे तो पाई r2² माइनस पाई r1², तो पाई कॉमन लिया और इसे ऊपर भी ला दिया, तो पाई कॉमन लिया और r2² माइनस r1² बचा अंदर है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कॉमन लिया, r2³ माइनस r1³, हाँ ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं अब 3 पाई r2² माइनस r1²। तो
तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया हमारा, ये बाई सिमेट्री में अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाई सिमेट्री हम जानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास, इसलिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकाला सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि वो ज़ीरो ही आएगा। खुद भी ट्राई करके देख लेना, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ। तो 0,4 इंटू R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन 3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो देखा ये कितने इजीली हमने हैंडल कर लिया ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, खुद से सॉल्व हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, बट सॉल्यूशन अच्छे से पता होना चाहिए और अप्रोच मेरा ध्यान रखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो हो गया ये हमारा आराम से। अब आगे और कुछ सवाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे, ये कैविटी वाले पे एक दो, और फिर लेक्चर बंद करते हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ये पिछले सवाल से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, और इसमें एक बात बस है कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा सेंटर ऑफ मास का और वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो देखो कैसे हम इससे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं जो इनिशियली पूरा बॉडी होता है उसका एरिया पहले लिखते हैं A1 में। तो इनिशियली पूरा स्क्वायर था, ये एक स्क्वायर डिस्क था, ठीक है। हाँ बता देता हूँ मैं कि ये पूरा एक स्क्वायर था, उसमें से ऐसे एक क्वार्टर सर्कुलर कैविटी यहाँ से हमने निकाल ली, और ये पहले एक डिस्क हुआ करता था। तो ये डिस्क का एरिया हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, तो A स्क्वायर इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो यहाँ से कितने पे करेगा, ये पूरा A है तो A/2 पे करेगा, है ना, माइनस इसका ये जो कैविटी है इसका एरिया। तो पूरा अगर होता तो पाई A स्क्वायर होता, तो पाई A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई A स्क्वायर बाई 4, फोर्थ पार्ट है ना, तो पाई A स्क्वायर बाई 4 इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम जानते हैं किसी भी क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई पे। तो 4a है ना यहाँ पे, 4a/3 पाई अपॉन A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर बाई 4। तो देखो A³/2 माइनस यहाँ से 4 जाएगा, पाई A³/3 पाई, नहीं पाई भी जाएगा ना, तो A³/3 सही है, अपॉन 4a स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर। तो A स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 माइनस पाई अपॉन 4 बच जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, तो इधर इंटू 3 और इधर इंटू 2, तो 3a³ माइनस 2a³ इज़ A³ A³/6 इंटू ये ऊपर आएगा तो पलट जाएगा 4/A स्क्वायर 4 माइनस पाई, है ना। तो A स्क्वायर से ये एक जाएगा, दिस इज़ 2 जार, दिस इज़ 3 जार जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सेंटर ऑफ मास का, 2a/3 इंटू 4 माइनस पाई, 2a/3 इंटू 4 माइनस पाई। कैलकुलेशन सब सही है ना, देखो पाई A स्क्वायर पाई A³ A स्क्वायर माइनस पाई, हाँ सब सही है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो A स्क्वायर ही होगा इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, वो भी A/2 है, माइनस इसका एरिया पाई A स्क्वायर बाई 4 इंटू इसका इसके सेंटर ऑफ मास का, ये जो कैविटी है इसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, वो भी हम जानते हैं 4r/3 पाई, यानी 4a/3 पाई ही हो जाएगा, बाई यहाँ पे A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर बाई 4।
तो एक चीज़ देखा, सेम सेम आ रहा है, मतलब एक्स ये हम जानते ही थे, बाइसिमेट्री हम कह सकते थे कि ये यहाँ कहीं ऐसे करके लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये हमें आइडिया था थोड़ा मोड़ा कि इनका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो सेम सेम आएगा, यानी ये x इज इक्वल टू वाई लाइन के अलोंग लाई कर रहा होगा, यानी ये अगर x है तो ये भी x ही होगा, मतलब इक्वल इक्वल होंगे, मैं वो कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी 2a/3 × 4 - पाई ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2a/3 × 4 - पाई, 2a/3 × 4 - पाई। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस गिवन सिस्टम। अब एक बस आखिरी का सवाल करते हैं और फिर ये लेक्चर को बंद करते हैं। हाँ, तो ये आज का आखिरी सवाल कैविटी पे ही है। फाइंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे पहले एक पूरा सेमी सर्कुलर स्फीयर था, हेमिस्फीयर था पूरा, और उस हेमिस्फीयर में से हमने क्या किया, ये एक सॉलिड कोन बाहर निकाल लिया, सॉलिड कोन बाहर निकाल लिया जिसका रेडियस r/2 है, और यहाँ पे हाइट तो r ही होगा, है ना, हाइट r ही होगा, और ये सेंटर है ये इस हेमिस्फीयर का भी और इस कोन का भी। तो डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन समझने लायक है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट आए तो उसके लिए उसकी डेंसिटी डिफाइंड होती है, डेंसिटी नहीं सॉरी वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम आप रखोगे, जैसे वहाँ पे एरिया यूज़ कर रहे थे A1 में, हम क्या कर रहे थे, जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था जब कैविटी नहीं थी तब उसका एरिया लिखते थे और फिर उसका सेंटर ऑफ मास, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, तो उससे हो जाएगा ये। तो इसका भी, इसके लिए भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है बस वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लाई कर रहा होगा, तो हम वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, v1 इंटू y1 माइनस v2 इंटू y2 अपॉन v1 माइनस v2। v मैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए लिख रहा हूँ। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, पूरा अगर रहता तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा बाई 2, तो 2/3 πr³, तो 2/3 πr³ इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पूरा जब कैविटी नहीं था तब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या था, तो हम जानते हैं कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके बेस के सेंटर से 3r/8 पे होता है, तो ये कितने पे होगा, 3r/8 पे ही होगा, कैपिटल R/8, 3R/8 माइनस, अब वॉल्यूम लिखो कोन का, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, तो 1/3 पाई टू रेडियस स्क्वायर क्या होगा, r²/4, r/2 का स्क्वायर इंटू हाइट इज़ r, तो 1/3 ये या πr³/12 आएगा, ठीक है, πr³/3 × 4 12, πr³/12 इंटू सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास उसके वर्टेक्स से 3h/4 पे होता है, और यहाँ पे इसके नीचे से मतलब सेंटर बेस के सेंटर से h/4 पे होता है, तो हाइट यहाँ पे r है, r है, तो r/4 यहाँ पे अब इजीली हो जाएगा, 2/3 πr³ माइनस πr³/12, है ना। तो देखो 3 जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा πr⁴/4 πr⁴/4 माइनस πr⁴/12, 4 48 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है,
यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 लाना है। तो 12 के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, 8 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर क्यूब 7 पाई आर क्यूब बाई 12, 7 पाई आर क्यूब बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे 48 लाने के लिए 12, तो क्या आ जाएगा 11 पाई आर रेज़ टू द पावर 4 बाई 48 इंटू, ये नीचे था तो ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा, तो 12/7 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कैंसिल हुआ, आर क्यूब से 4 था तो एक आर बच जाएगा, 12 से ये 4 गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 11r/4 इंटू 7 दैट इज़ 28। तो यही हमारा फाइनल आंसर है 11r/28। तो इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम जानते थे बाई सिमेट्री की वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला नहीं, निकालना है तो निकाल लो, 0 आएगा। तो 0,11r/28। तो हमने बहुत अच्छे आज सवाल किए, यहाँ पे बहुत से सवाल किए और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर इतने सवाल कर लिए हैं तो सेंटर ऑफ मास निकालने पे तो आपकी कमांड आई गई रहेगी। अब आपको और ज़्यादा बहुत सवालों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना किसी बुक से। मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी बुक से तो बहुत सारे सवाल ऑलरेडी करा दिए, मतलब उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज शायद मैंने पूरी करा दी। उसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, फर्स्ट नहीं सेकंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.2, तो उसमें से तो मैंने हर एक ही सवाल ले लिया। वो बुक में बहुत बढ़िया सवाल थे इसलिए मैंने ले लिया। तो ये जो लेक्चर्स है पूरे जेईई एडवांस्ड के लिए मतलब अच्छे हैं, आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चंस भी करा ही रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, हमारा सेंटर ऑफ मास का ज़्यादातर तो काम हो चुका है, कैविटी वगैरह निकालना, कैविटी का भी हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख ही लिया, यहाँ पे हमने सवाल भी कर ही लिए। तो अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, एक तरीके से हार्ट है इस चैप्टर का, सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।